बायोलॉजी की कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बेटा श्वसन, प्लांट श्वसन मीन्स प्लांट रेस्पायरेशन का अंतिम टॉपिक ETS अपना शेष रह रहा है बेटा। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। देखो वैसे तो कल ETS की प्रक्रिया में कौन कौन से संकुल भाग लेते हैं ये आपको मैं बता चुका हूँ। 5 संकुलों के बारे में बताया था। संकुल फर्स्ट, संकुल सेकंड, संकुल थर्ड, संकुल 4 एंड 5। तो बेटा आज के इस वीडियो में अपन ETS का आरेख बनाना बता रहा हूँ। एक्चुअल में आपको ये आरेख सीट में से खुद भी बना के देखना है, क्योंकि ये जो आरेख मैंने लिया है इजी वे में है और बेटा पुरानी किताबों से है, ये आप वाली किताब का आरेख नहीं है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस आरेख को भी, जैसे आपने ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और ETS, इस आरेख को भी आप बिना टी पे बनाना सीखें। आरेख को बनाने से पहले आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो जैसे ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाई बेटा, ध्यान से देखना। तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली है, ठीक है बेटा। ये माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली है जिसके अंदर ये क्रिस्टी पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली, ये माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली, ठीक है ना। अच्छा, भीतर ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भरा हुआ है, समझ गए आप। और सुनिए, ये दोनों झिल्लियों के बीच में पाया जाने वाला पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसी भाग का अपन बोर्ड पे चित्र बनाएंगे आरेख में। एक्चुअल में इस भीतर वाली झिल्ली को अपन चूँकि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये काफ़ी चौड़ी दिखेगी, ठीक है ना। जैसे कि आप समझो, ये तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वाली झिल्ली बना दी। ये एक लाइन जो है ना, ये एक लाइन ये वाली, ये तो ये है बेटा, ध्यान से देखो। इसके ऊपर ये वाला स्पेस है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, है ना। और ये बाह्य झिल्ली है और यहाँ पे मैट्रिक्स है बेटा, ठीक है। तो अब मैं इसी हिसाब से आपके सामने ETS के आरेख को बना रहा हूँ। तो बेटा ध्यानपूर्वक देखना। देखो सबसे पहली लाइन तो मैं ये खींच रहा हूँ, आपको भी बेटा इसी प्रकार से खींचनी है। ये खींच दी, ठीक है। ऐसे ही बेटा मैं ये लाइन खींच रहा हूँ। ETS का आरेख आपको इसी प्रकार से पेपर में बनाना है। ये हो गया, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली है पूरी की पूरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बेटा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। ये तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया, ठीक है ना। और बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पूरी की पूरी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। और ये बेटा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार मैंने इनको सेट किया है, ठीक है बेटा। अब आप पूरी की पूरी प्रक्रिया यहीं पे होती है, तो इस प्रकार से ध्यान से देखते चलें।
तो सबसे पहले बेटा मुझे संकुल फर्स्ट की रिएक्शन बनानी है, ठीक है। तो अभिक्रिया की शुरुआत अपन यहाँ से करेंगे। NaDH2 का NaD में परिवर्तन, NaD+ में परिवर्तन, ठीक है। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा और ये इलेक्ट्रॉन बेटा FMN द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। आपको बताऊंगा FMN का पूरा नाम फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना। और ये पूरी प्रक्रिया संकुल फर्स्ट की उपस्थिति में होती है। संकुल फर्स्ट यहाँ पे लिख दिया अपन ने। क्या बोला बेटा मैंने? NaDH2 का NaD+ में परिवर्तन हो गया और मुक्त होने वाला इलेक्ट्रॉन FMN द्वारा ग्रहण कर लिया गया, ठीक है। इस प्रकार डॉटेड लाइन द्वारा ऊपर इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो प्रोटॉन शेष रह जाएंगे, वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है बेटा, क्लियर। अब आपको सक्सीनिक अम्ल का फ्यूमेरिक अम्ल में परिवर्तन करना है। यहाँ लिखता हूँ सक्सीनिक अम्ल का किस में परिवर्तन बेटा? फ्यूमेरिक अम्ल में। और ये कहानी बेटा संकुल सेकंड के अंतर्गत आती है, ठीक है बेटा। इस क्रिया में मुक्त होने वाला इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखना FAD द्वारा ग्रहण किया जाता है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। FMN के बाद दूसरा शब्द अपन ने क्या लिखा? FAD, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिए, FMN से और FAD से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण UB क्यूनॉन पूल को हो जाता है। ऐसे की ऐसे ही बनाना है बेटा। किसको हो जाता है? UB क्यूनॉन पूल को। आपने लिख दिया UQ पूल, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ तो H+ आयन निकलेंगे और 2+ H+ आयन तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 4+, और ये इस प्रकार से यूँ चलेगा, ठीक है बेटा। अब देखिए आप, UB क्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संकुल थर्ड को हो जाएगा। ये संकुल थर्ड के लिए बना रहा हूँ मैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यहाँ करवाएंगे, ठीक है। और संकुल थर्ड के अंदर साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1, ठीक है ना। और ये कहानी आ जाएगी किस में बेटा? संकुल थर्ड के अंतर्गत। आप समझ रहे हैं बेटा? आगे चलिए, देखो बेटा। अब देखो ये हो गया पूरा। अब आगे चलिए, संकुल थर्ड से इलेक्ट्रॉन बेटा साइटोक्रोम C को जाएगा। तो साइटोक्रोम C माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली की बाहरी सतह पर पाई जाने वाली एक चलायमान प्रोटीन है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। इस प्रकार अपन साइटोक्रोम C लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संकुल 4 को हो जाएगा।
यहाँ पे अपन संकुल 4 का हिसाब बना देते हैं। ऊपर मैं लिख देता हूँ संकुल 4, ठीक है। ये यहाँ से आता चलेगा, ध्यानपूर्वक सुनते रहना, ठीक है ना। अब देखो संकुल 4 के अंतर्गत साइटोक्रोम A और A3, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और बेटा ये जो 2H+ हैं ये यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आ जाएंगे, और मैट्रिक्स में आकर के बेटा 2H+ तो वहाँ रह गए, 4 थे ना, और 2H+ नीचे आ गए, और इन 2H+ ने हाफ O2 से क्रिया करके H2O का निर्माण कर दिया। सुन लिया बेटा, आगे चलिए, ठीक है। अब यहाँ से आगे ना इस प्रक्रिया को यूं बंद कर देते हैं, ऐसे लिखेंगे बेटा, और यहाँ पर निर्माण हो जाएगा ADP में इनऑर्गेनिक फास्फेट के जुड़ने से ATP का, ठीक है ना। अब केवल मुझे संकुल 5 के बारे में बताना है, जिसके 2 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? F0 और F1। F0 और यहाँ मैं लिख देता हूँ F1, और ये कहानी किसके अंतर्गत आएगी बेटा? संकुल 5 के अंतर्गत, ठीक है। तो इस तरह आपके सामने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया मैं बना चुका हूँ। अब बेटा इसको अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, कल आपको बेटा ये टेबल सीट में से ध्यानपूर्वक देख के याद कर लेनी है। अब इस पूरी प्रक्रिया को मैं मिटा रहा हूँ। अब इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज अपन थोड़ा सा इसको शुरू कर देते हैं, तो अगले वीडियो तक ये पूरी की पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या लिखेंगे अपन, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्रेब्स चक्र में, क्रेब्स चक्र में विभिन्न उच्च ऊर्जा युक्त अणुओं, उच्च ऊर्जा युक्त अणुओं जैसे NADH2, FADH2 आदि का निर्माण होता है, आदि का निर्माण होता है, ठीक है बेटा। क्या लिखा मैंने? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्रेब्स चक्र में विभिन्न उच्च ऊर्जा युक्त अणुओं जैसे NADH2, FADH2 आदि का निर्माण होता है, लेकिन इनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा, लेकिन इनके ऑक्सीकरण से
ऑक्सीकरण से ऊर्जा ETS के द्वारा प्राप्त होती है। इनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा ETS के द्वारा प्राप्त होती है। NADS2 व FADS2 का ऑक्सीकरण NADS2 व FADH2 का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर उपस्थित विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों या एंजाइमों द्वारा होता है। तो देखो बेटा, ETS में सबसे पहला पैराग्राफ तो आपको ये पढ़ना है। अब क्या लिखा है इसके अंदर वो आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। देखो बेटा, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्रेब्स चक्र में विभिन्न उच्च ऊर्जा युक्त अणुओं जैसे NADS2, FADS2 आदि का निर्माण होता है, परंतु इनके ऑक्सीकरण के द्वारा ATP अणुओं की उत्पत्ति ETS के द्वारा होती है। ठीक है ना। और आपको मैं बता चुका हूँ कि ETS की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर होती है। आगे देखिए बेटा, NADS2 एवं FADS2 का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर उपस्थित विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों अथवा एंजाइम्स के द्वारा होता है। ठीक है। अब अपन को ETS की इसी में आगे परिभाषा लिखनी है। क्या बोलोगे बेटा? श्वसन में होने वाली वह उपापचयी क्रिया, श्वसन में होने वाली वह उपापचयी क्रिया, श्वसन में होने वाली वह उपापचयी क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन एक श्रेणीबद्ध निश्चित क्रम में इलेक्ट्रॉन एक श्रेणीबद्ध निश्चित क्रम में वाहकों से होकर स्थानांतरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या ETS कहलाती है। ये बेटा ETS की परिभाषा है। ठीक है। क्या परिभाषा लिखी है मैंने? श्वसन में होने वाली वह उपापचयी क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन एक श्रेणीबद्ध निश्चित क्रम में वाहकों से होकर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है। क्या कहलाती है बेटा? ETS कहलाती है। मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन या H+, आपने आरेख में देखा ही था। मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन या H+ O2 से संयोग कर जल का निर्माण करता है। ठीक है बेटा। आगे चलिए इसी में। तथा इस क्रिया के दौरान
इस क्रिया के दौरान एटीपी के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो बेटा एक बार आप इस टुकड़े को भी सुन लीजिए, क्योंकि ये भी अपन को ईटीएस के अंतर्गत लिखना है। तो देखिए, श्वसन में होने वाली वह उपापचयी क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन एक श्रेणीबद्ध निश्चित क्रम में वाहकों से होकर स्थानांतरित होते हैं, क्या कहलाती है? ईटीएस कहलाती है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहलाती है। मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन या H+ O2 से संयोग कर जल का निर्माण करता है तथा इस क्रिया के दौरान एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे आज का लास्ट पढ़ते हैं अपन इसी में बेटा। इससे आगे अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। NaDH2 तथा FaDH2 का ऑक्सीकरण, NaDH2 व FaDH2 का ऑक्सीकरण निम्न 5 संकुलों की उपस्थिति में संपन्न होता है। इसके पश्चात बेटा आपको पांचों के पांचों संकुल लिखने हैं, ठीक है। यद्यपि मैं पांचों संकुलों को कल बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और फिर से दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। संकुल फर्स्ट क्या नाम बताया था कल मैंने? NaDH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज। NaDH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरा क्या लिखेंगे बेटा? संकुल सेकंड सक्सीनेट यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज। संकुल थर्ड में साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C। और संकुल 4 के अंदर बेटा साइटोक्रोम A और A3। और संकुल 5 के अंदर ATP सिंथेटेज। तो बेटा आपसे अब अंत में केवल मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि कल जब आप अगले वीडियो को देखें, ठीक है, तो उससे पहले जब मैं आपको समझाऊं तो आप रफली अपने कॉपी में ईटीएस के आरेख को बना लें, ताकि उसमें आने वाले सभी बिंदु आपको ध्यानपूर्वक समझ में आ जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।